Hello everyone, welcome to the Officers IAS. Today we'll be learning about the chapter number 2 of Lakshmikant's polity, which is making of the constitution. राइट तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उसकी क्या ट्रेजेक्ट्री रही, क्या एवोल्यूशन रहे, द historical part that how the constitution was made is given in this chapter, right? अब पहले हम इसका इवोल्यूशन देखते हैं। तो इवोल्यूशन में क्या है, इन 1934 और ये बहुत अचंभे की बात है कि इट वाज द कम्युनिस्ट मिस्टर एम.एन. रॉय who first put up the idea that we should form a constituent assembly, while in official जो इसका वो हुआ ऑफिशियल डिमांड रखी गई, वो तो कांग्रेस ने 1938 में ही रख दिया था, लेकिन इसके लिए जो रेजोल्यूशन पास किया that was in 1939. Then come the 1940 August offer, जिसने इन प्रिंसिपल इस डिमांड को मान लिया था। ठीक है, फिर आया 1942 में क्रिप्स आया, क्रिप्स प्रपोजल एज वी कॉल इट, but this was rejected by the Muslim League. So again in 1946 cabinet mission came which satisfied the Muslim League. और इस कैबिनेट मिशन में कौन कौन थे? क्रिप्स, अलेक्जेंडर एंड लॉरेंस। ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट द कॉम्पोजिशन of the constituent assembly. Composition means कि how many seats were there and कैसे उसको डिस्ट्रीब्यूट करा गया। तो कितनी थी करीब टोटल? इट वाज 389 सीट्स, जिसमें से 296 सीट्स जो थी दैट वाज फॉर द प्रोविंसेस, और जो 93 सीट्स थी वो थी प्रिंसली स्टेट्स के लिए। ठीक है, इन 296 सीट्स में से जो 4 सीटें थी, यानी कि 292 + 4, जो 4 सीटें थी वो थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, और चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कौन कौन सी थी? दिल्ली, अजमेर मेवाड़, कूर्ग और बलूचिस्तान। ठीक है, ये तो गई टोटल। और कैसे अब ये जो कैसे अब इन सीटों में भी कैसे कैसे होगा। ठीक है ना, तो ये जो प्रोविंसेस, जो प्रिंसली स्टेट्स की सीट थी, वो तो डायरेक्ट नॉमिनेशन से कि राजा ही नॉमिनेट करेगा। ठीक है, और जो प्रोविंसेस की सीट थी उसमें क्या था, पहले तो उसमें सीट्स कौन सी प्रोविंस को कितनी मिलेगी, दैट वाज टू बी डिसाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन, जैसा आज होता है डिलिमिटेशन एक्सरसाइजेस में। ठीक है, और ये जो अपनी प्रोविंस, सपोज करो ये एक प्रोविंस है, ये दूसरी प्रोविंस है, ये तीसरी प्रोविंस है, ये चौथी प्रोविंस है। ठीक है, अब यहाँ से भी जो बंदे जाएंगे, ठीक है ना, दैट वाज टू बी डिसाइडेड बाय द इनडायरेक्ट इलेक्शन इन द असेंबलीज, प्रोविंशियल असेंबलीज में। तो डायरेक्ट इलेक्शन तो यहाँ पर भी नहीं था। ठीक है, इसलिए कहते हैं कि इट वाज पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। कि एक सवाल भी बना था प्रीलिम्स के अंदर, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड, प्लस since the people of India didn't elect the representatives for the constituent assembly itself, there is a saying, there is a criticism of this that says कि it was not a representative body as such. लेकिन उसका काउंटर ये है कि since it contained representatives from many religion like Hindus, Muslims, Sikhs and racial
रेशियल, जैसे कि एंग्लो इंडियंस वर देयर, तो इट वाज अ रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। ठीक है। अब क्या है, ये हमने देख लिया। अब चलो इलेक्शन होते हैं। ठीक है, इलेक्शन कब होते हैं? जुलाई से अगस्त 1946 में, जिसमें से कांग्रेस जीतती है 208 सीट और मुस्लिम लीग जीतती है 73 सीट्स। ठीक है, दीज आर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ठीक है, अब देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की वर्किंग। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन महीनों में तो मिली नहीं होगी, उसके आगे ही मिली होगी। कब मिली वो? 9 दिसंबर 1946 में, जिसमें उन्होंने अपने पहला चेयरमैन, हु वाज द ओल्डेस्ट पर्सन ऑफ द असेंबली, हिज नेम वाज डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, फॉलोइंग दी फ्रेंच प्रैक्टिस। ठीक है, फिर 11 दिसंबर को मिली 1946 में, और इस बार उन्होंने किसको चुन लिया? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, परमानेंट, मतलब परमानेंट प्रेसिडेंट और चेयरमैन ऑफ द असेंबली। वो कौन थे? टेम्पररी थे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट अगले साल 1947 में जनवरी में, ये डेट आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, तो कौन बने? HC मुखर्जी। और एक और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, VT, मतलब सेकंड प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली, हुज नेम वाज VT कृष्णमाचारी। ठीक है, 9 दिसंबर हो गया, 11 दिसंबर हो गया। अब आगे आते हैं 13 दिसंबर 1946 में, उसी महीने सब कुछ हो रहा है। उसमें क्या है? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया। किसने किया पास? जवाहरलाल नेहरू ने। ना दिस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन बिकेम द सोर्स और द इंस्पिरेशन फॉर द प्रीएम्बल। और आप देखोगे कि बहुत सारे प्रीएम्बल के जो प्रोविजंस है दैट मैचेस विद द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो पहले तो बोला कि जो हम जवाहरलाल नेहरू के ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला कि हम अपने भारत को इंडिपेंडेंट, सोवराइन रिपब्लिक बनाएंगे। तो इसमें प्रीएम्बल का कौन कौन से वर्ड्स नहीं है? सोशलिस्ट, क्योंकि सोशलिस्ट और सेक्युलर, दीज 2 वर्ड्स वर एडेड लेटर। ठीक है, ये और क्या बोला गया कि जो भी स्टेट्स वगैरह ज्वाइन हिंदुस्तान के बाहर हैं, ज्वाइन करना चाह रही हैं, दैट विल फॉर्म द यूनियन ऑफ इंडिया, और उनके पास रेसिड्यूरी पावर्स रहेंगी। रेसिड्यूरी पावर्स मतलब कि जो कोई भी लिस्ट में मेंशन नहीं है, दैट इज़ अ ग्रे एरिया, सो टुडे इट लाइज विद द सेंटर, बट ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में बोला गया कि ये इन्हीं के पास रहेंगी, एंड दो स्टेट्स हु आर विलिंग टू ज्वाइन एंड आर ज्वाइनिंग, दोज विल बी ऑटोनोमस यूनिट्स विद रेसिड्यूरी पावर्स। मुस्लिम लीग को भी यही चाहिए था। ठीक है, और क्या बोला गया कि जो पावर है, अथॉरिटी है गवर्नमेंट की, दैट इट विल ड्रॉ फ्रॉम द पीपल ऑफ इंडिया। प्रीएम्बल में मेंशन है जी, बिल्कुल मेंशन है। चौथा क्या बोला गया कि सारे हिंदुस्तान के सारे नागरिकों को जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये मिलेगी। ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। ठीक है, और क्या बोला गया? इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी, और बोला गया इक्वालिटी बिफोर द लॉ। ठीक है, और वो क्या बोला गया? फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप एट्सेट्रा। ठीक है, और क्या बोला गया कि माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ गार्ड्स होंगे। तो कॉन्स्टिट्यूशन में बनाए कि नहीं माइनॉरिटीज़ के लिए सेफ गार्ड्स? बिल्कुल बनाए जी, आर्टिकल 25 to 28।
and 29 to 30, the cultural and educational rights of the minorities. ठीक है, और क्या बोला गया? और फिर बस बाकी दैट इज़ मतलब बाकी इट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द एग्ज़ाम. ठीक है ना. Now there were few changes which was made by the Independence Act of the 1947, which was कि ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होगी दैट इज़ अ फुली सॉवराइन बॉडी. ठीक है, दैट कैन रिपील एनी ब्रिटिश लॉ, रिपील एनी ब्रिटिश लॉ. और बोला गया कि असेंबली के दो फंक्शंस होंगे, एक तो लेजिस्लेट करना यानी कि कानून को बनाना, ऑर्डिनरी लॉज वगैरह बनाना, और एक हो गया कॉन्स्टिट्यूशन. तो जब भी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए मिलती थी तो दैट वाज हेडेड बाय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड जब भी लेजिस्लेट करने के लिए मिलती थी तो दैट वाज हेडेड बाय जीवी मावलंकर. ठीक है, और ये दोनों जब भी अलग अलग टास्क है ना, अलग अलग पर्पस है, तो इसी वजह से ये अलग अलग दिन पे मिलती थी. तो जब हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन बन गया, राइट, adopted and enacted on 26 November 1949, so the two functions of the assembly also automatically dissolved. ठीक है, और क्या क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपने के फंक्शन उसने परफॉर्म करे जो इम्पोर्टेंट है. ये बस आप जहन में बस गुजार लेना कि कॉमनवेल्थ के लिए अपनी मेंबरशिप को रेटिफाई कर दिया था. ठीक है, और क्या है कि नेशनल फ्लैग was adopted on 22 July 1947. ऑफ कोर्स आज़ादी के मिलने से पहले ही तो होगा ना. 15 अगस्त 1947 में भारत आज़ाद हुआ, जून जुलाई अगस्त अगला ही महीना, ठीक है ना. तो उससे पहले एक महीने पहले 22 जुलाई 1947 पे फ्लैग का डिटर्मिनेशन हो गया. वहीं पे सॉन्ग एंथम, ठीक है, दैट वाज डिसाइडेड ऑन 24 जनवरी 1950. ठीक है ना. और जो पहले भारत के राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, उनका चयन भी इसी दिन हुआ 24 जनवरी 1950 पे, सिर्फ 2 दिन पहले 26 जनवरी 1950 के. ठीक है, यहाँ तक हो गया, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं. अब देखते हैं कि उसने कितने समय में कॉन्स्टिट्यूशन को बना दिया. तो उसका टाइम पीरियड क्या है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर स्टेट सिविल सर्विसेज एट्सेट्रा. सो इट मेट फॉर ओवर 2 years, 11 months and 18 days, जिसके अंदर उसने करीबन 11 सेशंस में वो बैठी. ठीक है ना. और ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन जो ड्राफ्टिंग कमेटी ने बनाया था उसके लिए कितने 114 डेज. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. नाउ 24 जनवरी 1950 को ही दैट वाज द टाइम जब उसका फाइनल सेशन था. ठीक है ना. बट अब आप सोचोगे कि उसके बाद डिसॉल्व होनी चाहिए, नहीं. तो जब तक अगले फर्स्ट जनरल इलेक्शंस नहीं हो गए 1951 to 52, तब तक दिस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक्टेड एज द प्रोविजनल पार्लियामेंट.
खाली थोड़ी ना छोड़ देंगे पार्लियामेंट को, ठीक है। अब देखते हैं कमिटीज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो इसमें 8 तो मेजर कमिटी थी, ठीक है ना, और बाकी माइनर कमिटी थी, रेस्ट माइनर, ठीक है। तो 8 मेजर कमिटी कौन कौन सी थी? पहले तो आप ये देखो कि अगर ये शब्द पे गौर करो, अगर ये मेजर कमिटीज है तो दैट मीन्स इट वाज टू बी हेल्ड बाय द पीपल हु आर मोस्ट इंपॉर्टेंट एज फार एज दैट टाइम वाज कंसर्न्ड। सो हु वर दोज पीपल? नंबर 1 वाज जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। नंबर 2 वाज सरदार पटेल। नंबर 3 वाज बी आर अम्बेडकर जी, ठीक है। लगभग इन्हीं 3 लोगों ने, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लगभग इन्हीं 4 लोगों ने मेजर कमिटीज में अपना योगदान दिया, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू के जो खाते में आई वो कौन कौन सी आई? यूनियन पावर्स कमेटी, ठीक है ना, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है, स्टेट्स कमेटी, बेसिकली स्टेट्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए। इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हो, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्कोप ट्रैप, यानी कि आप सोचा होगा कि सिंस सरदार पटेल वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंटीग्रेशन ऑफ इंडिया, तो हो सकता है कि जो स्टेट से नेगोशिएट करने के लिए कमेटी हो वो सरदार पटेल ने करी हो, बट नो, इट वाज हेल्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। वहीं पे सरदार पटेल ने जो कमेटी को हेड किया वो कौन सी थी? यूनियन बोल रहा हूँ, प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, ठीक है। तो हमारी 4 कमिटीज हो गई, ठीक है। बी आर अम्बेडकर की इज वेल नोन ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की कौन कौन सी कमेटी थी? एक तो थी स्टीयरिंग कमेटी, सिंस ही वॉज द प्रेसिडेंट सो ऑफ कोर्स ही नीड टू स्टीयर द होल शिप, ठीक है। एक तो स्टीयरिंग कमेटी थी, और क्या थी? रूल्स ऑफ प्रोसीजर, मतलब क्या प्रोसीजर अपनाया जाए टू फॉर्मुलेट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, वो ऑफ कोर्स ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो इन्हीं को। कितनी हो गई? 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है ना। और लास्ट जो थी 8th कमेटी, विच वॉज द एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, minorities and tribal and excluded areas, ठीक है। दिस वॉज हेडेड बाय सरदार पटेल। अब इसमें भी कुछ सब डिविजन्स थे, ठीक है। तो जो फंडामेंटल राइट की कमेटी थी दैट वॉज हेडेड बाय JB कृपलानी। जो माइनॉरिटीज की कमेटी थी दैट वॉज हेडेड बाय HC मुखर्जी। दिस पर्सन वॉज द वाइस प्रेसिडेंट ऑल्सो, ठीक है। और जो इससे रिलेटेड कमिटीज थी वो थी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर ट्राइबल एरियाज एंड आसाम एंड असम excluded and partially excluded areas. It was held since, अब नाम कैसे याद करोगे? Since it is Assam, तो it was by गोपीनाथ बोरदोलोई, ठीक है। और
एरियाज अदर देन असम, यानी कि असम के अलावा बाकी जो जहाँ पर एक्सक्लूडेड और पार्शियली एक्सक्लूडेड एरियाज हैं, इट वाज हेल्ड बाय A.V. ठक्कर। ठीक है, ये तो हो गई मेजर कमिटीज का। ठीक है, अब देखते हैं कौन कौन सी इंपॉर्टेंट माइनर कमिटीज थी। तो माइनर कमिटीज जो एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, दोज आर फाइनेंस एंड स्टाफ कमिटी, इट वाज हेल्ड बाय राजेंद्र प्रसाद। हाउस कमिटी was held by Patabi Sitaramaiya। ठीक है, दिस इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम परस्पेक्टिव बिकॉज ये विमेन ने हेल्ड करी थी और विमेन ओरिएंटेड क्वेश्चंस यूपीएससी अक्सर पूछता है। ठीक है ना। नेशनल फ्लैग के लिए कमेटी कौन सी थी, किसने हेल्ड करी थी? अगेन इट वाज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, और इन्होंने पटाभी सीतारमैया ने एक और करी थी चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस के लिए। ठीक है, और लिंग्विस्टिक प्रोविंस commission, this is important why, because the states were reorganized based on the language is in the year 1956 और उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत सारी मतलब बहुत ज़्यादा अप्रोर था, और many states today is the result of the linguistic or reorganization of the nation। तो दिस कमिटी becomes important, और उसको किसने हेल्ड, दिस कमीशन becomes important, तो इसको किसने हेल्ड किया था? एसके धार। ठीक है, अब आते हैं जो मेजर कमेटी थी, दैट वाज हेल्ड बाय B.R. अम्बेडकर जी ड्राफ्टिंग कमेटी। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि कितने दिन के लिए बैठी थी वो, लगभग 114 दिन के लिए। ठीक है ना। मेजर कमेटी थी हेल्ड बाय B.R. अम्बेडकर ऑफ कोर्स। ठीक है, इसमें कितने मेंबर्स थे? टोटल 7 मेंबर्स। ठीक है, एक तो यही हो गए B.R. अम्बेडकर जी 1। ठीक है, और कौन थे? N. गोपाल स्वामी अयंगर। और कौन थे? अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। तो आप ऐसे याद कर लेना, B.R. अम्बेडकर जी ऑफकोर्स, अयंगर अय्यर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आते हैं चौथे पे। चौथा कौन थे? K.M. मुंशी साहब। एक कौन थे? सैयद मोहम्मद सादुल्ला। ठीक है, एक कौन थे? N. माधव राव। ही रिप्लेस्ड B.L. मित्तर, जिनकी इल हेल्थ की वजह से इनको रिप्लेस करना पड़ा। और एक कौन थे? V.T. कृष्णमाचारी, जो दूसरे वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उन्हीं से रिलेटेड T.T. कृष्णमाचारी। ही रिप्लेस्ड D.P. खेतान, जो कि मर चुके थे, हु डाइड। ठीक है, ठीक है। सो नाउ हाउ डिड द ड्राफ्टिंग कमिटी प्रोसीडेड, और उनकी फर्स्ट मीटिंग कब हुई? तो 15 अगस्त को भारत आज़ाद हुआ। ठीक है, कुछ ही दिनों बाद 29 अगस्त को इनकी ये जो कमेटी थी ये सेटअप की गई। ठीक है ना, 29 अगस्त 1947। अब इसका जो फर्स्ट ड्राफ्ट था दैट वाज रेडी बाय February
1948, ठीक है ना। और फिर लोगों को समय दिया गया, बाकी लोगों को, ताकि देश में रखा गया, ताकि क्रिटिसिज्म और बाकी जो उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं वो अकाउंट में ले लिए जाएं उसको बनाते हुए। तो काफ़ी समय बाद दोबारा अक्टूबर 1948 में सेकंड ड्राफ्ट हुआ। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसके बाद एक फाइनल ड्राफ्ट हुआ, दैट वाज इन द नेक्स्ट मंथ इटसेल्फ ऑफ द सेकंड ड्राफ्ट, क्योंकि बहुत सारी कंसिडरेशन तो पहले ही ले ली होंगी, तो इस बार समय कम लगा। अगले ही महीने नवंबर 1948 में द फाइनल ड्राफ्ट वाज पब्लिश्ड। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और इस पे जो डिस्कशन हुआ दैट वाज जो फाइनल ड्राफ्ट रखा गया लोगों के सामने, वो 4 नवंबर 1948 को रखा गया। और 5 दिन 5 डेज यानी कि अप टिल 9 नवंबर 1948 पे तक इसमें जनरल डिस्कशन हुआ। जैसे अभी भी हम जब लोग बजट वो करते हैं, बजट सरकार लेकर आती है, तो पहले एक जनरल डिस्कशन होता है और फिर क्लॉज बाय क्लॉज होता है, ठीक है ना। तो 9 नवंबर 1948 तक जनरल डिस्कशन हुआ, ठीक है ना। ये फर्स्ट रीडिंग हुई, फर्स्ट रीडिंग, ठीक है। और सेकेंड रीडिंग कब स्टार्ट हुई? 15 नवंबर 1948 अप टिल अक्टूबर 17 1949, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। इसमें सब क्लॉज बाय क्लॉज हुआ, क्लॉज बाय क्लॉज। And the third and the final reading started on the 14th November 1949 and it was passed on the, we all know, 26 November 1949, ठीक है ना। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ उस दिन, उसमें कितने थे? 395 आर्टिकल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, 8 शेड्यूल्स थे, ठीक है। और प्रीएम्बल, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि प्रीएम्बल जो इनेक्ट हुआ वो पहले हुआ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले या फिर बाद में हुआ। तो प्रीएम्बल वाज इनेक्टेड आफ्टर द कॉन्स्टिट्यूशन वाज मेड, ठीक है। यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब जो साइनिंग हुई उस दिन, जो साइनिंग हुई उसमें कितने मेंबर्स थे हमारे टोटल? लास्ट में जाते जाते, सिंस मुस्लिम लीग विड्रॉ फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एंड द स्ट्रेंथ ऑफ द प्रोविंसेस ऑल्सो केम डाउन, तो जो बची थी वो कितनी बची थी? 299 लोगों ने बैठ के बनाया था, ठीक है। बट जो साइनिंग हुई वो सिर्फ 284 लोगों ने साइन किया, यानी कि नॉट ऑल द पीपल हु वर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली साइंड ऑन द डे व्हेन इट वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। यहाँ तक कोई दिक्कत हुई क्या? नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब इस 299 सीट में, जैसे हमारा पहले था क्या था, 389 थी, ठीक है ना। और अब कितनी हो गई थी? 299, ठीक है ना। इसमें पहले कितनी थी? 93 तो प्रिंसली स्टेट्स की थी और 296 कितनी उसकी थी? प्रोविंसेस की, ठीक है। तो 93 से कितनी हो गई थी? ये हो गई थी 70, ठीक है। और 296 से ये कितनी हो गई थी? 229, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
एंड बी आर अम्बेडकर एज ऑल नो इज नोन एज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनने से पहले, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट और क्या बोलते हैं, जो कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के जो प्रोविजंस थे, जैसे कि जो मेजर प्रोविजंस थे, जैसे कि सिटीजनशिप, वी ऑल नो कि उस समय पार्टीशन का बहुत चल रहा था, ठीक है ना, इलेक्शंस, ठीक है, और प्रोविजनल पार्लियामेंट, ये कॉन्स्टिट्यूशन के आने से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 के आने से पहले ही इन्फोर्स हो गए थे, ठीक है ना। अब एक और कमेटी की बात होती है, एक्सपर्ट्स कमेटी ऑफ द कांग्रेस। ठीक है ना, ये तब बनी थी जब जो इलेक्शन थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, यानी कि जुलाई से अगस्त 1946, तभी ये बनाई गई थी। तो इसमें एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस, तो अब एक्सपर्ट की बात हो गई, यानी कि वी कैन इन्फर कि मेजर ही होगा, कुछ इंपॉर्टेंट ही होगा, तो ऑफकोर्स जवाहरलाल नेहरू विल भी है, जवाहरलाल नेहरू होंगे ही होंगे, ठीक है। और कौन थे? के एम मुंशी, गोपाल स्वामी, एन गोपाल स्वामी अयंगर, ठीक है, के टी शाह, और डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर, के संथनानम, के संथनम, और एम आसिफ अली, ठीक है। अब ये देखो आप, इसके अंदर जो ये थे, कौन थे? के एम मुंशी और एन गोपाल स्वामी अयंगर, दीज टू वर ऑल्सो पार्ट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमिटी, ठीक है ना। तो ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बनने से पहले ही इस एक्सपर्ट कमेटी ये बनाई गई। तो इसने बहुत सारी, मतलब बेसिक क्या बोलते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड थी, कि प्रोविंसेस में कॉन्स्टिट्यूशन कैसा हो, प्रिंसली स्टेट्स वगैरह, मतलब बहुत सारी चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड डिस्कस करी। और इट इज़ सेड कि दिस क्लोजली रिजेंबल्स, द डिस्कशंस हैपेंड अराउंड दिस क्लोजली रिजेंबल्स to the objective resolution passed by Jawaharlal Nehru on the 13th of December 1946. ठीक है। Now what are the criticism of the Constituent Assembly? क्रिटिसिज्म क्या क्या है इसके? पहला तो ये है कि बोला गया कि ये सॉवराइन ही नहीं है, यानी कि आप ऐसा कैसे, यानी कि सॉवराइन का मतलब होता है आप खुद के डिसीजंस खुद ही, मतलब यू डोंट हैव द एबिलिटी और द इंडिपेंडेंस टू टेक योर डिसीजंस बाय योरसेल्फ। बोला कि आप जब भी अपना बैठते भी हो सेशन में, तब आपको अंग्रेज़ों की क्या बोलते हैं, परमिशन लेनी होती है। तो कैसे आप बोल सकते हो कि क्या बोलते हैं कि आप सॉवराइन हो, ठीक है। और आपकी ये जो कॉन्स्टिट्यूटेंट असेंबली बनाई है, ये खुद ब्रिटिश सरकार ने बनाई है, ठीक है। और क्या बोला गया कि ये रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है, यानी कि हिंदुस्तान के लोगों ने इसको नहीं चुना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि प्रिंसली स्टेट्स में नॉमिनेशन था और प्रोविंसेस में इनडायरेक्टली इलेक्टेड थे, दैट टू बेस्ड ऑन अ लिमिटेड फ्रेंचाइज, ठीक है ना। तीसरा बोला गया कि टाइम कंज्यूमिंग है, ठीक है। टाइम कंज्यूमिंग, जैसे कि इसमें 2 साल 11 महीने और 18 डेज लगे थे, ठीक है ना। अब आप देखो, कंपेयर करो तो कांग्रेस यूएसए ने करीबन 4 महीने से लेस देन 4 मंथ्स में बना दिया था, ठीक है। अगर हम उसकी बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, लेट मी रिमेंबर, को याद नहीं आ रहा, ऑस्ट्रेलिया था कि अभी आई कैन नॉट रिमेंबर द एग्जैक्ट कि किसको कितना समय लगा, बट यूएसए, देन यूएसए, साउथ अफ्रीका, इन सब ने बहुत कम कम समय लिया था, ठीक है।
और लेकिन इट वॉज स्टिल लेस देन दी ऑस्ट्रेलिया विच टुक अराउंड 9 years. ठीक है, ये तो हो गई, ये भी हम क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं. ठीक है, और क्या बोला गया कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय कांग्रेस. एक क्या बोला गया कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय द हिंदूज, और एक क्या बोला गया कि इट वॉज डोमिनेटेड बाय लॉयर्स. इसी की वजह से ये बहुत ज़्यादा बल्कि भी है, और इसमें इसका टेक्स्ट इस तरह से लिखा गया कि दैट इज़ नॉट ईजी फॉर ए कॉमन मैन टू अंडरस्टैंड. ठीक है, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो जो सिंबल था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का वो क्या था? एलिफेंट. अब ऐसे याद कर सकते हो कि हाथी, और हाथी जैसा ही इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया. ठीक है, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र थे वो कौन थे? सर BN राव. ठीक है, और क्या बोला गया कि HVR अयंगर. इसको कंफ्यूज मत कर देना गोपाल स्वामी अयंगर से. ठीक है, हु वॉज अ सेक्रेटरी. ठीक है ना, और जो चीफ ड्राफ्ट्समैन थे कॉन्स्टिट्यूशन के वो कौन थे? SN मुखर्जी, चीफ ड्राफ्ट्समैन. ठीक है, अब उसको बनाया. ठीक है, उसको सजाया किसने? सजाने के लिए ऑब्वियसली बात है कि आर्टिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी. तो आर्टिस्ट कहाँ से आए थे? शांति निकेतन से. कौन कौन थे? जैसे कि नंदलाल बोस और बिहोर राम मनोहर सिन्हा. बिहोर राम मनोहर ठीक है, अब कॉन्स्टिट्यूशन के भी दो टेक्स्ट थे. ठीक है, एक इंग्लिश मतलब लैंग्वेज में और एक हिंदी. ठीक है, तो जो इंग्लिश की जो वो करी थी, क्या बोलते हैं, हिंदी की जो वो करी थी, लिखा जिसने कैलीग्राफी करी थी, हुज नेम वाज वसंत कृष्ण वैद्या, और इसमें कैलीग्राफी करी थी नंदलाल बोस ने. ठीक है, बिहोर राम मनोहर जो सिन्हा थे, इन्होंने किसको सजाया था? प्रीएम्बल को, ओरिजिनल प्रीएम्बल ऑफ द ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए. ठीक है, और कौन थे जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन के, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो कैलीग्राफर थे, वो कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा. एंड द स्टाइल वाज इटैलिक. ठीक है, अब आते हैं हिंदी टेक्स्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. तो ओरिजिनली क्या कोई हिंदी टेक्स्ट, हिंदी वर्जन था कॉन्स्टिट्यूशन का? नहीं. सवाल पूछ सकते हैं कि ओरिजिनली भी बनाया गया था? ओरिजिनली कोई नहीं था. ठीक है, तो ये कब आया? 58 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987, काफ़ी सालों बाद. 1992 में तो LPG रिफॉर्म्स ही हो गए थे. ठीक है, यानी कि अभी कुछ ही सालों पहले आया है. 30-33 लगभग 2024 चल रहा है. 2024 और आप लगा लो उसमें 13 और जोड़ दो 24 में, तो 27, और लगभग 37 ईयर्स पहले आया हिंदी टेक्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन का. ठीक है ना, इसने क्या करा? एक नया आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल 394A. आर्टिकल 395 अभी सुनते हैं कि नहीं सुनते हैं?
ओ सॉरी, ये 370 के थोड़ा सा ही आगे है, ठीक है। तो 394A, और इसको कौन से पार्ट में डाला? पार्ट 22, ठीक है। अब इससे रिलेटेड कुछ चीज़ें हैं, ठीक है ना। तो पहले तो जितने भी आज तक इंग्लिश में अमेंडमेंट हुए हैं उनको आप हिंदी वाले क्या बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में भी पहले ट्रांसलेट करो, ठीक है ना। और सपोज करो कोई अगर दिक्कत आती है, मतलब अगर कुछ मीनिंग को इन्फर करने में हिंदी में दिक्कत आती है, तो इंग्लिश वर्जन विल बी टेकन, इंग्लिश वर्जन को प्राइमेसी दी जाएगी, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बढ़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें जो एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, विमेन जहाँ पर भी आ जाती है ना एग्ज़ाम में, इसमें कहीं पे भी पॉलिटी चाहे हो चाहे हिस्ट्री हो, तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट। तो विमेन मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कितनी थी टोटल? 15। मैं सिर्फ यूपी की बताऊंगा, यूनाइटेड प्रोविंसेस, ठीक है ना। तो उसमें कितनी थी टोटल? 4। कौन कौन थी? कमला चौधरी, पहली कौन थी? कमला चौधरी, ठीक है। एक कौन थी? पूर्णिमा बैनर्जी, ठीक है। और कौन थी? सुचेता कृपलानी। और कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित। ये 4 विमेन कहाँ से थी? यूपी से थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा जो कितनी सीट्स थी टोटल, इन टोटल कितनी थी? लास्ट में जाके 229 थी ना, 296 से 229 हो गई थी। उसमें सबसे ज़्यादा कौन सी प्रोविंस से आई मैक्सिमम? तो ऑफ कोर्स यूपी, हर बार की तरह, ठीक है। और प्रिंसली स्टेट कहाँ से हो गई थी? 93 से 70 हो गई थी। और इसमें कौन सी प्रिंसली स्टेट से सबसे ज़्यादा आई? ट्रैवनकोर, ठीक है। बस ये, ठीक है ना। और हाँ, एक बस ये लास्ट चीज़ है, फिर आपका चैप्टर ख़त्म है। कि उसमें आ सकता है कि टाइम टेकन टू फ्रेम अ कॉन्स्टिट्यूशन, तो यूएसए का कितना था? इट वॉज लेस देन 4 months, ठीक है। फिर आते हैं साउथ अफ्रीका, इसने कितना लिया? 1 साल, ठीक है। अब आते हैं कनाडा पे। इसने कितना लिया? 2 years 6 months, स्टिल शॉर्टर देन द इंडियन वन, ठीक है। इसके बाद हमारे आते हैं भारत पे। भारत ने कितने लिए? 2 साल 11 महीने 18 दिन, ठीक है। और उसके बाद आते हैं ऑस्ट्रेलिया पे, जिसको 9 साल लग गए, बताओ। 9 साल लग गए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए, ठीक है। चलो, दैट्स इट विद दिस वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड गेट एसोसिएटेड विद ऑफिसर्स IAS। सो थैंक यू।